हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनअकैडमी का एजुकेटर। चलिए चलते हैं आज अपना प्राइम टाइम विद मी यानी सुनील अभिव्यक्ति। तो 1929 आर्थिक मंदी, या इसे हम कहें क्या, महामंदी। क्या कहें, यानी इसे हम आर्थिक मंदी कहें या इसे महामंदी। तो 1929 की महामंदी और उसकी कंपेयर हम करेंगे आज कोरोना की महामंदी से, यानी 1929 की महामंदी वर्सेस कोरोना महामंदी। दोनों में सिमिलरिटीज देखने की कोशिश करेंगे और इसी बहाने आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करने का प्रयास, और अंत में एक क्वेश्चन कि आप कैसे विश्व की दो बड़ी घटनाओं को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आर्थिक संकट। उस समय और आज सिमिलरिटी सबसे पहले एक है जिसने मुझे इंस्पायर किया ये मुद्दा आपके लिए बनाने को, कि 1929 के बाद जो मंदी आई, उस मंदी को समाप्त करने में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका यानी सरकार की भूमिका नंबर 1 पे थी, बाजार की भूमिका पीछे चली गई। यहां पर भी अब विशेषज्ञ यही कह रहे हैं सरकार की भूमिका केंद्र में आएगी, बाजार वाले सेकेंडरी हो जाएंगे, यानी निजी सेकेंडरी हो जाएंगे, निजी क्षेत्र। तो जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी उस समय थी, इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, और उस समय भी थी, अब भी होने वाली है, इसी पृष्ठभूमि में स्वाभाविकता दोनों के मध्य एक कंपेयर का प्रश्न बनता है, और जो मैंने आपको बनाया है द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 वर्सेस कोरोना एज रिसेशन। याद रखें, दोनों में कंपेयर करेंगे। उसके पहले अगर आप अनअकैडमी पर आप अगर जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन कोचिंग के लिए, तो हमारे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ यहां कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, जिसमें जनरल स्टडीज, एसे, ऑप्शनल, सीसेट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ आपको यहां पे मिलने वाला है। अपकमिंग बैचेस फॉर 2021 2022 आपको सब मिलेंगे। एसके लाइव कोर्स के साथ आपको आना है, क्लियर है। और आप देख सकते हैं फॉर एडमिशन कॉल आपको इस नंबर पर कॉल करनी है। याद रखें, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें इसके लाइव कोड ही इस्तेमाल करना है। और देखिए फी कितनी कम है, 24 महीने की फीस आप देखें केवल 43,200 रुपए, 12 महीने की फीस 36,000, और एसके लाइव कोड यानी 10% का आपको डिस्काउंट। तो आपको आना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे, बहुत बढ़िया चीजें आपको मिलने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 1929 आर्थिक मंदी वर्सेस कोरोना की मंदी, यानी 1929 और 2019, 1929 2019 दोनों के मध्य का क्राइसिस और उनमें क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले आप जान लें व्हाट वाज द ग्रेट डिप्रेशन, यानी महान आर्थिक महामंदी क्या थी। तो आधुनिक विश्व इतिहास में सबसे बड़ी और सबसे लंबी आर्थिक मंदी थी ये, सबसे बड़ी और सबसे लंबी आर्थिक मंदी थी। अर्थशास्त्री और इतिहासकार अक्सर ग्रेट डिप्रेशन को 20वीं शताब्दी की सबसे भयावह आर्थिक घटना के रूप में उद्धृत करते हैं, यानी उसका उल्लेख करते हैं। और कॉज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, यानी इसके पीछे का रीजन क्या था, देखिए बहुत शॉर्ट में है और कितना बढ़िया आपको समझ में आएगा दोनों का कंपेयर। पहले 1929 की महामंदी, फिर कोरोना। तो देखिए रीजन, कॉज ऑफ द ग्रेट रीजन। तो कॉज यानी कारण, महामंदी के कारण, जो तात्कालिक कारण थे और इनके पीछे की जो कहानी थी, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या क्या देखिए, पहला क्या था, 1929 का स्टॉक मार्केट का क्रैश हो गया। अब आप अच्छे से याद करिएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश यानी डूब गया, और नहीं होता सेंसेक्स ऊपर जाना नीचे जाना। अभी कंपेयर करेंगे हम आज वाले यानी कोरोना काल से, स्टॉक मार्केट क्रैश। अब आप देखिएगा इसको क्या कहा गया, उस दिन को ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना गया, जब स्टॉक मार्केट क्या हुआ, क्रैश हुआ और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई। बस आप इतना याद रखिए उसकी। तो ये हो गया यानी कॉज पहला। दूसरा क्या है, 1900 स्टॉक मार्केट क्रैश ऑफ 1929, उसका रीजन वाई, क्यों क्रैश किया। अब आप यहां से देखें क्यों क्रैश किया, और इसके साथ साथ क्या था, बैंकिंग सिस्टम भी विफल हुआ। क्या है, यानी बैंक की विफलता। ये दो चीजें एक साथ हुई हैं, बैंकों की विफलता, बैंक फेल्योर्स भी किए हैं, दोनों चीजें। अब आप देखें ऐसा क्यों हुआ। और तीसरा क्या है, क्रय शक्ति में कमी, लोगों की खरीद क्षमता में कमी आ गई,
तीन चीज एक साथ हो रही थी, याद रखिएगा। क्रय शक्ति क्षमता में कमी, तीन चीज एक बार फिर, क्रय शक्ति में कमी, बैंक की विफलता, स्टॉक मार्केट क्रैश। अब देखिएगा जरा रीजन क्या थे। रीजन क्या थे? सबसे पहले चूंकि स्टॉक मार्केट क्रैश से स्टार्ट हुआ तो मैंने यही बनाया। रीजन क्या थे? 1920 के दशक के दौरान बैंक ऋण में तेजी से वृद्धि हुई, यानी बैंकों ने ऋण देना शुरू कर दिया। आसानी से ऋण मिल रहा था, इसलिए सभी लोगों ने जबरदस्त, यानी आम इंसान ने भी बहुत ज्यादा ऋण ले लिया। अब जब सबके पास पैसा आ गया तो आपने बैंक वाला सिस्टम पढ़ा ना, जैसे भारत में जो मौद्रिक नीति के उपकरण है, CRR, SLR, जो आपका बैंक रेट, रेपो, रिवर्स रेपो, किस लिए होता है कि बैंक में जो धन है, जो लिक्विडिटी है, वो उतनी ही रहे जिससे डिमांड और सप्लाई का संतुलन बना रहे, ना मुद्रास्फीति अधिक हो पाए और ना ही अपस्फीति हो जाए, यानी ना इन्फ्लेशन ना डिफ्लेशन। और क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मुद्रा के मध्य एक संतुलन होना चाहिए, डिमांड और सप्लाई के मध्य। तो आप देख सकते हो 1920 के दौरान बैंक ऋण में तेजी से वृद्धि, आसानी से ऋण का। अब जब सबके हाथ में पैसा आने लगा, समझ रहे होंगे क्या क्या समस्या आएगी। देखिए पहली चीज ये हुई, दूसरा ये हुई क्योंकि बाजार बहुत स्थिर था 1920 के दशक, बाजार की स्थिरता से लोग प्रोत्साहित हुए और खूब ऋण ले रहे थे, यानी वो खूब ऋण ले रहे थे, खूब पैसा सबके पास आ रहा था। इसका मतलब कि बैंक भी जबरदस्त आसान शर्तों पर सभी ऋण दे रहे थे और सभी लोग उस पैसे को, कोई शेयर मार्केट में लगा रहा है, कोई कहीं लगा रहा है, कोई कहीं लगा रहा है। और क्या हुआ? विनिर्माण और कृषि जैसे उद्योगों में अब क्या हुआ? जब लोगों के पास पैसा भी आ रहा था, इसके बाद क्या हुआ? लोग जब सामान खरीदेंगे तो क्या होगा? उत्पादन की प्रक्रिया प्रोत्साहित हो जाएगी और जबरदस्त उत्पादन होने लगा। विनिर्माण, कृषि जैसे अति आत्मविश्वास देखा गया, जिसका परिणाम हुआ अति उत्पादन। अब देखिएगा ये सब हो रहा था और अब क्या हुआ? इसी बीच क्या हुआ, यानी ये सारी घटना हो रही थी, रिजल्टेंट क्या हुआ कि धीरे धीरे बैंक अंदर अंदर कमजोर पड़ रहे थे, विफल हो रहे थे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा उत्पादन, लोगों के हाथ में पैसा, तो जो डिमांड और सप्लाई का रिलेशन हो रहा था वो दूर होता चला जा रहा था। और ऐसी परिस्थिति में बैंक को लगा, यानी अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक को लगा कि थोड़ा सा अब ब्याज दर बढ़ाई जाए, यानी ये जो पूरा सिस्टम खराब हो रहा, अति उत्पादन, लोगों के हाथ में बहुत अधिक पैसा, तो मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाए। और उन्होंने क्या कर दिया? ब्याज दर, यानी कि ब्याज दर 5% से बढ़ाकर 6% कर दी। ये मंदी के जस्ट पहले किया गया, यानी देख सकते हैं ब्याज दर 5 से बढ़ाकर 6 कर दी। अब देखिएगा अब यहां से क्या रिजल्ट आएगा। जैसे ही उन्होंने रेट में वृद्धि करी तो क्या रिजल्ट निकला? वृद्धि करी, लोगों में अफरा तफरी। क्यों? क्योंकि उनको तभी आसान दर पर मिल रहा था। एकाएक ये क्या हो गया? अब इसके बाद आपको पता है सेंसेक्स क्या होते हैं? संवेदी सूचकांक। और भरभरा करके क्या हुआ? लोगों ने अपने शेयर बेचना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने क्या कर दिया? बेचो सस्ती दर पर, कैसे कैसे करके, और मार्केट तुरंत फ्लक्चुएट करने लगा। और फिर क्या हुआ? इसी प्रकार से जब बहुत अधिक उत्पादन हो रहा था और ऐसी परिस्थिति में लोगों ने क्या किया? अपने अपने शेयर बेच करके प्रत्येक प्रकार से अपने पैसे का संग्रहण करना स्टार्ट कर दिया, चीजों को खरीदना बंद कर दिया। तो अति उत्पादन था। अति उत्पादन के कारण क्या हुआ? चीजें भी वहां पर स्टॉक में पड़ी रह गई। कृषि को, विनिर्माण को जबरदस्त नुकसान हुआ। एक तरफ पैसे का पलायन, दूसरी तरफ उत्पादन की गतिविधियों में संकट, दोनों ने मिलकर के आर्थिक संकट को बड़े स्तर पर बढ़ा दिया। और आप देख सकते हैं, और इस परिस्थिति को बैंक संभाल नहीं पाए, बैंक भी विफल हो गए। स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद 1929 में लगभग 700 बैंक विफल हो गए और 1930 में 3000 से अधिक ध्वस्त हो गए, यानी सारे बैंक विफल हो गए। अब क्या हुआ? लोगों की क्रय शक्ति, बैंकिंग सिस्टम खराब हो जाएगा तो लोगों की क्रय शक्ति में कमी, स्टॉक मार्केट क्रैश और आगे आर्थिक संकट की आशंका के साथ लोगों ने वस्तुओं की खरीद बंद कर दी। तो उधर उत्साह से अति उत्पादन हुआ था, लोगों ने डर के मारे पैसा खर्चा करना बंद कर दिया। क्या किया? तो इससे क्या हो गया? उत्पादक गतिविधियां पूरी तरह से हतोत्साहित हो गई। समझ गए ना कैसे डिमांड और सप्लाई ने मार्केट को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? इंपैक्ट क्या हुआ? इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि दुनिया का लगभग हर देश इस महामंदी से प्रभावित हुआ। छोटा सा उदाहरण कि मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ गई
कि चीन का जर्मनी का उदाहरण है कि एक व्यक्ति चाय पीने गया, तो जब वो अंदर गया तो 40 जर्मन करेंसी में उसकी चाय का रेट था 40, जब तक वो पी के निकला 4 लाख हो गया। तो समझ सकते हैं बहुत ज्यादा हुआ। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जीडीपी काफी गिर गई और आर्थिक जो भी आर्थिक गतिविधि जो गतिशीलता थी, क्या थी, आर्थिक गतिविधि थी, उसको क्या कर दिया, आर्थिक गतिशीलता को सीमित कर दिया इसने। क्यों? अरे भाई, जब मुद्रा पर कोई कंट्रोल नहीं, यानी डिमांड और सप्लाई जबरदस्त रूप से, मुद्रास्फीति हो चुकी, कोई नियंत्रण नहीं, बैंक फेल हो चुके, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कौन करेगा, बैंक फेल हो चुके, लोगों में खरीदने की जो एक मानसिकता होती है वो खत्म हो चुकी। क्या हो गया, पूरा सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय व्यापार 65% तक गिर गए। सारी चीज आप ध्यान करिएगा कोरोना से कनेक्ट होगी। देश के कार्यबल में बेरोजगारी 3% से बढ़कर 25% हो गई। आवास की कीमतें 67% तक गिर गई। स्टॉक मार्केट ने 1929 और 1932 के बीच अपने मूल्य का 90% खो दिया। 90% खत्म, यानी केवल इनके पास 10% का जो भी इनका अपना बेसिक्स होता वो रह गया। यह 25 वर्षों तक ठीक नहीं हुआ। वॉल स्ट्रीट के बाजारों में लोगों का सारा विश्वास खत्म हो चुका था। यह आपके सामने स्थिति थी। ऐसी परिस्थिति में न्यू डील लेकर के आते हैं। देख सकते हैं न्यू डील का कॉन्सेप्ट आया, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी। और ये क्या था, इसको उन्होंने 3R पर चलाया। पहला रिलीफ, दूसरा रिकवरी, तीसरा रिफॉर्म। रिलीफ क्या था, टू हेल्प पीपुल कोप विद द डिप्रेशन, यानी कि महामंदी, टू हेल्प पीपुल कोप विद द डिप्रेशन, यानी कि लोगों की मदद करना जिससे कि इस डिप्रेशन से लोग बाहर निकलें। फिर इसके बाद टू हेल्प एंड द डिप्रेशन, फिर उसके बाद सहायता करना कि कैसे इस महामंदी को दूर किया जाए। रिफॉर्म टू प्रिवेंट फ्यूचर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी बाद में कि भविष्य में ऐसी कोई मंदी ना आ जाए, ऐसी कोई स्थिति ना आ जाए। 3R के फार्मूले पे, 3R के फार्मूले पर उन्होंने काम किया। और आप देख सकते हैं इन 1932 में द कंट्री इलेक्टेड फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एज प्रेसिडेंट। विद इन 100 डेज में उन्होंने क्या किया, न्यू डील साइन किया लॉ के रूप में। और उसके बाद 43 नई एजेंसियां बनाई जो नौकरियों के सृजन और इसके साथ साथ क्या, संघ बनाने, अलाउ यूनियन, यानी संगठन की अनुमति देने और बेरोजगारी बीमा प्रदान करने के लिए काम करने वाली थी। उन्होंने ये किया, यानी कि टोटल सरकारी नेतृत्व में, आप ये मान सकते हैं गवर्नमेंट के नेतृत्व में गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप किया। उसके लिए 43 नई एजेंसियां बनाई, सरकारी जो नौकरियों के सृजन, इसके अलावा जो मतलब घाटे के संस्थान थे, बैंकिंग, ये सब उनको मर्ज करने की प्रक्रिया, और बेरोजगारी बीमा, यानी लोगों के हाथ में इन्होंने पैसा देना स्टार्ट किया। इसके साथ साथ क्या किया गया, ये 43 नई एजेंसियां इन्होंने बड़े स्तर पर क्या किया, उत्पादन, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आधारभूत संरचना में इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसके कारण से लोगों को रोजगार मिला। और जो औद्योगिक गतिविधियां बंद थी वो गतिविधियां चल पड़ी और साइक्लिक रूप से इकोनॉमी आगे की तरफ बढ़ गई। एकाधिकार व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी मार्केट को कहीं ना कहीं इन्होंने कंट्रोल कर लिया, यानी बाजार आधारित इकोनॉमी के बजाय कहीं ना कहीं इन्होंने गवर्नमेंट बेस्ड इकोनॉमी को फोकस किया और सिस्टम को आगे बढ़ाया। अब देखिए फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, अब आते हैं 2020 कोरोना आर्थिक संकट पर। कहां आते हैं, कोरोना। अब देखिए इंपैक्ट, वहां स्टॉक मार्केट गिरा, यहां क्या, द इंपैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन स्टॉक मार्केट सिंस द स्टार्ट ऑफ द आउटब्रेक। अब आप देख सकते हैं 1 अप्रैल का ये ब्लूमबर्ग का इंडेक्स है, ब्लूमबर्ग का क्या है, निक्की किसका है, जापान का, डाउ जोन्स किसका, यूएस का, और FTSE किसका है, यह है यूके का। आप देख सकते हैं इनमें कितनी गिरावट, -22, -24, -28। तो आप देख सकते हैं ये माइनस में चल रहे हैं। तो अभी कोरोना काल में भी स्टॉक मार्केट जैसे 1929 में गिरा था, आज यहां पर भी वो गिरावट हम साफ साफ देख सकते हैं। फिर इसके बाद यूएस जॉबलेस क्लेम्स एट रिकॉर्ड हाई, यानी देख सकते हैं उस समय भी अमेरिका में जॉब की स्थिति बहुत कमजोर हुई थी और अब यहां पर भी देख सकते हैं आ गया, लोगों के रोजगार छिन गए। यहां पर भी वीकली टोटल ऑफ अनएम्प्लॉयड क्लेम्स इन 2020 आप देख सकते हैं। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का आंकड़ा है
और जिसमें कहा गया है कि जबरदस्त रूप से, बस इतना आप याद रखिए कि रिकॉर्ड गिरावट आई है बेरोजगारी में। इतना ही नहीं, चाइना नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी ये आधिकारिक आंकड़े हैं, ये किसी अखबार के नहीं, जो आधिकारिक वहां के जो मतलब संस्थान है डाटा निकालने वाले, वो उनका है। चाइनीज इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन फेल बाई 13.5% इन द फर्स्ट 2 months ऑफ द ईयर। यानी आप देख सकते हैं चाइना का औद्योगिक उत्पादन 13.5% प्रारंभ यानी जनवरी और फरवरी में ही गिर गया। अब आप देखें, ये चाइना का गिरना नहीं, चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, पूरे विश्व का सप्लायर है, सबके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो आप देख सकते ऑयल प्राइसेस रिलीज। अब आप देखें तेल का मूल्य, आप देखिए कैसे हाई कैसे कैसे चल रहा है और अभी कहां पहुंच गया है। आप देख सकते हैं तेल का प्राइस कहां पहुंच गया है 2020 में, कंपेयर करिए 16, 12, 18, तो तेल प्राइस भी लगातार फ्लैक्चुएट कर रहा है। इसका मतलब है कि वेस्ट एशिया प्रभावित है तगड़ा और उस पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। द वैल्यू ऑफ गोल्ड इज जंपिंग बैक, यानी क्या हो रहा है कि जो आपका सोने का मूल्य है, देखिए अब वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी सब जगह पर इंपैक्ट पड़ रहा है। ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, डाउनग्रेड्स ग्रोथ फोरकास्ट। उसने क्या कि जो समृद्धि का अनुमान है उसे कम कर दिया है सबका। ये देखिए रेड पेन वाला क्या है, ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 20, और ये कलर किसका है 2019। अब आप देखिए पहले कहा था चाइना कितना करेगा 2019 में, यानी कि अप्रॉक्स 6%, अब कितना कर दिया यानी 5% से कम। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड का कितना था कितना हो गया, यूएस का कितना था कितना हो गया, यूके का कितना था कितना हो गया, फ्रांस का कितना था कितना हो गया, यूरोप जोन का कितना था कितना हो गया, जापान का कितना था बहुत घट गया, जर्मनी कितना, इटली आप देख सकते हैं। तो यानी ये देख सकते हैं बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन दिखाई दे रही। फिर इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा, ग्लोबल इकोनॉमी कुड श्रिंक बाय ऑलमोस्ट 1% इन 2020 ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि 1% जो वैश्विक विकास दर है वो गिर जाएगी। तो आप दोनों का एक कंपेयर छोटा सा मैंने कोशिश की। अब आपके लिए प्रश्न है, आपके अनुसार कमेंट बॉक्स में लिखिए ग्लोबल इकोनॉमी के लिए पोस्ट कोरोना संकट रिकवरी का मार्ग क्या होगा। लीव अ कमेंट, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू विल बी द रोड टू रिकवरी फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी पोस्ट कोरोना क्राइसिस। तो आपके हिसाब से क्या होगा, यानी यहां पर क्या न्यू डील की तरह ही प्लान करना पड़ेगा, हल्का सा हिंट कर दे रहा हूं, या कुछ और आपने प्लान किया है। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।